Hello students, I am Ajay sir and now you are watching my YouTube channel IELTS English Classes। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी ग्रामर के उस इम्पॉर्टेंट यूनिट की जिसका इस्तेमाल लगभग हर एक क्षेत्र में किया जाता है, चाहे आप 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो या कंपटीशन की तैयारी करते हो, किसी भी तरह के। इससे संबंधित बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन हमने यहाँ 20 रूल की चर्चा की है। जहां आपको प्रॉब्लम हो आप नोटबुक रखें, वहां इसको नोट करें। हर एक का डिस्क्रिप्शन जो है एग्जाम्पल सहित यहाँ दिया गया है। इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको सिंटैक्स और कंकर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। अगर रूल्स आपको समझ में आ जाते हैं फिर आपको किसी भी चीज़ के यूज में तकलीफ नहीं होती है। फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर्स। दिस इज द cornerstone rule that form the background of the concept। एग्जाम्पल दिया गया है द डॉग ग्रोल्स when he is angry और द डॉग्स ग्रोल when they are angry। जैसा कि रूल में बताया गया है 1 नंबर के अनुसार कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अपने नंबर के अनुसार अवश्य एक दूसरे से सहमत होने चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में डॉग सिंगुलर है तो यहाँ जो वर्ब इस्तेमाल किया गया है जो हाईलाइटेड है ग्रोल्स वो सिंगुलर बनाया गया है, V5 का इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में डॉग्स प्लूरल है और यहाँ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 2, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड by the words that comes between the subject and verb, they don't affect agreement। अब कहता है कि वर्ड्स और सब्जेक्ट्स के बीच आने वाले शब्दों से कंफ्यूज न हो, ये किसी तरह से किसी भी रूल्स को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे सेकेंड रूल में दिया गया है द डॉग, उसके बाद अपोजिशन है हु इज चूइंग ऑन माई जींस इज़ यूजुअली वेरी गुड। अब यहाँ 2 अपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यहाँ बताया जा रहा है कि फर्स्ट अपोजिशन से पहले डॉग का इस्तेमाल किया गया है जो सिंगुलर है, इसके लिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यानी इसका इस्तेमाल किया गया है। थर्ड नंबर रूल, prepositional phrases between the subjects and the verb usually don't affect agreement। किसी भी तरह का कोई भी फ्रेज चाहे वो प्रीपोजिशनल हो या नाउन फ्रेज हो यह किसी सब्जेक्ट वर्ब के रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ दिया गया है द कलर्स ऑफ द रेनबो आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ रेनबो के अनुसार वैसे तो कलर अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, इसलिए आने वाला वर्ब जो है आर वह प्लूरल है। रूल नंबर 4, व्हेन सेंटेंसेस स्टार्ट विथ देयर और हियर द सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, शो केयर नीड्स टू बी टेकन टू आइडेंटिफाई इट करेक्टली। अब कहता है कि जब कभी भी कोई सेंटेंस देयर या फिर हियर से आरंभ हो तो ध्यान यह रखना है कि सब्जेक्ट जो है वह वर्ब के बाद आता है और उसी के अनुसार जो है आपको हेल्पिंग वर्ब रखने होते हैं। यह यहाँ देयर और हियर जो है यह डमी सब्जेक्ट के रूप में वर्क करता है। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बैलेंस शीट, तो ये प्रॉब्लम के अनुसार इसका इस्तेमाल किया गया है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में हियर आर द पेपर्स यू रिक्वेस्टेड, तो पेपर्स यानी वहाँ डॉक्यूमेंट की संख्या 1 से अधिक है जिसके कारण वहाँ प्लूरल वर्ब यानी आर का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 5, सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चन।
Make sure you accurately identify the subject before deciding on the proper verb form to use. अब कहता है कि यह जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के पहले ही आए, जैसा कि आपने एग्जाम्पल नंबर 4 में भी देखा। तो सबसे पहले यह जज करे कि सब्जेक्ट जो है कहाँ और किस, तो ही उस सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ ग्रास के अनुसार इट का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे में देखें तो पेयर्स के अनुसार आर का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6 रूल, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे टिपिकली रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। अब कहता है कि जब दो सब्जेक्ट्स हों, सिंगुलर हो और उनको एंड से जोड़ा जाए तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। जैसे द काउ एंड द पिग आर जंपिंग ओवर द मून, यानी काउ और पिग अपने आप में तो सिंगुलर हैं, लेकिन एंड से जुड़कर यह प्लूरल फॉर्म का निर्माण करते हैं जो डिमांड करता है प्लूरल वर्ब यानी आर की। रूल नंबर 7, द वर्ब इज सिंगुलर इफ द टू सब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। कहता है कि वर्ब वहाँ सिंगुलर होगा जब दो सब्जेक्ट्स हों, एंड से जुड़े तो हों, लेकिन एक ही वस्तु या व्यक्ति को शो करे, वहाँ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे रेड बीन्स एंड राइस इज़ माई मॉम्स फेवरेट डिश। अब यहाँ रेड बीन्स एंड राइस दोनों मिलकर एक फूड कंपोनेंट को बनाते हैं, जिसके कारण यहाँ वर्ब जो है युग्म शब्द की तरह ही सिंगुलर यानी इज इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 8, इफ़ द वर्ड्स इच, एवरी और नो कम बिफोर द सब्जेक्ट द वर्ब इज सिंगुलर। अब कहता है कि यदि कोई सेंटेंस में इच, एवरी और नो लग जाए और सब्जेक्ट से पहले आए तो समझ लेना है कि यहाँ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। जैसे नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ अलाउड। अब नो के अनुसार जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ये अपने आप में एक जेरंड है, एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नो के अनुसार जो है इसका वर्ब इज सिंगुलर है। दूसरे एग्जाम्पल में एवरी मैन एंड वुमन इज रिक्वायर्ड टू चेक इन। तो एवरी के लगने के कारण मैन, वुमेन रहने के बावजूद, एंड से जुड़ा होने के बावजूद जो है यहाँ इज यानी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 9, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब इज सिंगुलर। अब यहाँ कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट हों, सिंगुलर हो और आपस में कनेक्ट किए गए हों, और, नॉर, नाइदर, नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो उनके बाद आने वाला वर्ब जो है सिंगुलर होगा। जैसे जेसिका और क्रिस्टियन इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। अब यहाँ और से जुड़े होने के कारण यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी इसका इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 10, द ओनली टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन factors into the decision of plural or singular verb form is when noun and pronoun subjects like some, subjects like some, half, none, more, all, etc. are followed by a prepositional phrase. In these sentences, the object of the preposition determine the form of verb. अब यहाँ बता रहा है कि यदि सेंटेंस में सम, हाफ, नॉन, ऑल, एक्सेट्रा लगा हो और यह किसी प्रीपोजिशनल फ्रेज को फॉलो करे, तो यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेज ही यह डिटरमाइन करता है कि इसका वर्ब क्या होगा। जैसे ऑल ऑफ द चिकन्स इज गॉन,
अब यहाँ ऑल ऑफ द चिकन एक तरह से ये अपने आप में क्वांटिटिव नाउन है, क्वांटिटी को शो कर रहा है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी तरफ देखिए, ऑल ऑफ द चिकन्स आर गॉन कहने का मतलब है यहाँ चिकन्स की संख्या एक से अधिक है। नंबर 11, द सिंगुलर वर्ब इज यूजुअली यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब कहता है कि किसी भी तरह का मेजरमेंट हो, मेजरमेंट मतलब नापने तौलने की बात हो, जो अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, तो इसके साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। जैसे 4 quarts ऑफ ऑयल वॉज रिक्वायर्ड टू गेट द कार रनिंग। अब यहाँ ऑयल जो है अनकाउंटेबल है, जिसके कारण यहाँ सिंगुलर वर्ब यानी वॉच का इस्तेमाल किया गया। नंबर 12, if the subjects are both plural and are connected by the words or, nor, either, neither, neither nor, either or, and not only but also the verb is plural। अब कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स हो और दोनों आपस में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और या नॉर से जुड़े हो, तो यहाँ आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ दोनों ही सब्जेक्ट प्लूरल से। रूल नंबर 13, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, नाइदर नॉर, आइदर और, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, यू यूज द वर्ब फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट द वर्ब। अब कहता है, इससे पहले जो रूल आपने देखा उसमें बताया गया कि यदि दो सब्जेक्ट्स आपस में जुड़े हो इन्हीं सारे कनेक्टर्स से, जिनको कहा गया नाइदर नॉर, आइदर और, तो अगर दोनों आपस में सिंगुलर हो तो वहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करें, दोनों प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। यदि एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल हो तो जो वर्ब के नज़दीक आए उस सब्जेक्ट्स के अनुसार जो है वहाँ वर्ब लगाएं। जैसे कहता है, डू योर सिस्टर और योर गर्लफ्रेंड वांट एनी पिज़्ज़ा। अब यहाँ देख रहे हैं तो गर्लफ्रेंड के अनुरूप जो है वांट का प्रयोग किया गया है, जो अपने आप में प्लूरल वर्ब है। 14, इंडेफिनिट प्रोनाउंस टिपिकली टेक सिंगुलर वर्ब्स। इंडेफिनिट प्रोनाउन कहने का मतलब जो अपने आप में अनिश्चित हो, जिनको देख के ये अंदाज न लगाया जा सके कि ये प्लूरल है। जैसे एवरीबॉडी वांट्स टू बी लव्ड, वैसे देखेंगे तो एवरीबॉडी जो है वह सिंगुलर है, एवरी लगा हुआ है, तो इसके अनुसार जो है यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। रूल नंबर 15, एक्सेप्ट for the pronoun few, many, several, both, that, always take the plural form। अब कहता है कि अगर few लग जाए, many लगे, several लगे, both लगे, ये हमेशा एक से अधिक संख्या को शो करते हैं और इनके बाद आने वाला verb जो है वह plural होगा। जैसे few were left alive after the flood। तो यहाँ वेयर जो है फ्यू के अनुसार लगा है, फ्यू गिनती के चीज़ों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, कुछ के सेंस में अपने आप में सारे डिटरमाइनर्स हैं। रूल नंबर 16, इफ़ टू इन्फिनिटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। अब कहता है कि टू इन्फिनिटिव हो, दो इन्फिनिटिव कहने का मीन्स वैसा वर्ब फॉर्म जो नेचर में भी वन हो और टू से जुड़ा हो, दोनों ही अगर एंड से जुड़ा रहे और दो इन्फिनिटिव हो तो इनके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। जैसे टू वॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर ग्रेट स्किल। अब यहाँ रिक्वायर जो है वह प्लूरल वर्ब है। नंबर 17, व्हेन जेरंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस दे टेक द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द वर्ब, बट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड दे टेक द प्लूरल वर्ब फॉर्म। कहता है कि दो जेरंड हो और इस्तेमाल किए जाए सेंटेंस में सिंगुलर की तरह, सिंगुलर फॉर्म में, तो उनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन यदि उनका इस्तेमाल जो है प्लूरल फॉर्म में किया गया तो
उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करें। जैसे स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज अ बैड आइडिया, यहाँ वॉज जो है सिंगुलर है और स्टैंडिंग सिंगल जेरंड है। दूसरा कहता है स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स। अब यहाँ दो वर्क को शो किया गया है, स्विमिंग इन द ओशियन एंड प्लेइंग ड्रम्स आर माई हॉबीज, जिसके कारण यहाँ प्लूरल वर्ब यानी आर का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 18, कलेक्टिव नाउन्स लाइक हर्ड, सीनेट, क्लास, क्रूड एक्सेट्रा यूजुअली टेक अ सिंगुलर वर्ब फॉर्म। चूँकि कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा अपने स्पेसिस को शो करने का काम करते हैं, पूरे कलेक्शन को सिंगुलर फॉर्म में देखते हैं, जिसके कारण इनके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। द हार्ट इज स्टैम्पेडिंग, यहाँ इज जो है वह सिंगुलर है। नंबर 19, टाइटल्स ऑफ बुक्स, मूवीज, नोवेल्स एक्सेट्रा आर ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब किसी भी बुक का टाइटल हो, देखने में प्लूरल लगे तो भी, मूवीज़ का नाम हो, नोवेल्स हो, इन सारे के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द बॉस इज़ अ मूवी स्टारिंग टॉम हैंक्स। अब बॉस एक ही मूवी है, जिसके कारण यहाँ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। रूल नंबर 20, फाइनल रूल, रिमेंबर ओनली द सब्जेक्ट अफेक्ट द वर्ब। हमेशा यह ध्यान रखना है कि सिर्फ सब्जेक्ट ही वर्ब को प्रभावित कर सकता है, बाद वाक्य सेंटेंस का कोई भी हिस्सा नहीं कर सकता। तो इस तरह से देखा आपने कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इस्तेमाल जो है अंग्रेजी ग्रामर में किस तरह से किया जाता है। आप एकदम आसान तरीके से इसका इस्तेमाल जो है अपने राइटिंग सेक्शन में कर सकते हैं। 10th 12th या कंपटीशन के लिए इसका इस्तेमाल एडिट एंड ओमिशन में भी होता है। तो इन रूल्स को आप ध्यान से देखें और नोट करें। धन्यवाद।